अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। मिल्कीपुर में भारतीय जनता पार्टी ने जितने अंतर से जीत दर्ज की है, वह अंतर 2024 के फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद की जीत का जो अंतर था उससे ज्यादा है। यानी सपा ने लोकसभा में जो लीड हासिल की उससे भी 5-6 हजार ज्यादा की लीड भाजपा ने अकेले एक विधानसभा क्षेत्र में हासिल करके जीत हासिल कर ली। लोकसभा में लल्लू सिंह, भाजपा के लल्लू सिंह को समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने लगभग 56,000 वोटों से हराया था। और मिल्कीपुर में भाजपा के चंद्रभानु पासवान ने अवधेश प्रसाद के बेटे और सपा के उम्मीदवार अजीत प्रसाद को 61,000 वोटों से ज्यादा से हरा दिया। जबकि फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिसमें मिल्कीपुर एक है। तो वो 5 को जोड़कर जो अंतर ला पाए थे, उससे ज्यादा का अंतर भाजपा ने एक कंस्टिट्यूएंसी में असेंबली की कर दिया। अब तस्वीर यह है कि फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के अधीन जो 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, उन सभी 5 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी का एमएलए है। सपा का एक भी एमएलए फैजाबाद लोकसभा क्षेत्र के अधीन आने वाली 5 विधानसभाओं में किसी में भी नहीं। अब जब ऐसी स्थिति हो गई तो बीएसपी भी मजे ले रही है। बहन जी खुद मैदान में आ गई हैं और उन्होंने अखिलेश यादव जी से कहा है कि भाई आप अपनी करारी पराजय के लिए जनता से आगे माफी मांगिए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी तो कहती थी कि बीएसपी हमको चुनाव हरवाने आ जाती है। बोले लेकिन मिल्कीपुर में तो हम नहीं थे, हमने तो मिल्कीपुर की ओर देखा ही नहीं, फिर समाजवादी पार्टी इतनी बुरी तरह कैसे हार गई। बहन जी पूरे विस्तार से समाजवादी पार्टी पर तंज कसने की स्थिति में आ गई है। वो कह रही है कि समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का प्रचार था वो भी मिल्कीपुर में बिखर गया। अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए जनता से। और भाजपा ने कहा था कि सपा का परिवारवाद है मिल्कीपुर में, वही बात बहन जी भी कह रही कि परिवारवाद था, परिवारवाद को स्वीकार नहीं किया जनता ने। अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को जब सपा ने उम्मीदवार बनाया तो जनता ने रिजेक्ट कर दिया। मिल्कीपुर में एक बड़ा करिश्मा तो हुआ है, इसकी उम्मीद किसी को नहीं रही हुई समाजवादी पार्टी में। ये सोच भी रहे होंगे कि चलो अगर हार भी जाए तो भी 2, 4, 5, 10 हजार से हारेंगे। 61,000 से ज्यादा वोटों से पराजय। मिल्कीपुर में जितनी बड़ी प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी, जीत भी उतनी बड़ी। हम ही लोगों ने कम से कम 4-5 प्रोग्राम किए होंगे जिसमें ये शीर्षक दिया होगा कि योगी वर्सेज अखिलेश मिल्कीपुर। तो जहां इतनी बड़ी लड़ाई हो, योगी वर्सेज अखिलेश हो रहा हो, वहां का नतीजा ये आया। अब स्वाभाविक है, अब इस नतीजे से चेहरे भाग नहीं सकते, ना इधर वाले ना उधर वाले। समीक्षा तो होगी और समीक्षा हो रही है। मिल्कीपुर में न कांग्रेस थी न बसपा थी, भाजपा और सपा की बीच में 2-2 हाथ थे, योगी जी और अखिलेश जी के बीच में थे। इसीलिए मैंने कहा था ये नाक की लड़ाई है मित्र, नाक की। और नाक की लड़ाई में एक की नाक ऊंची होती है, दूसरे की कटती है। स्वाभाविक है, सहज है, यही परिणाम होता है।
अब मिल्कीपुर की जीत चंद्रभानु प्रसाद ने कहा कि ये रामलला के आशीर्वाद का प्रसाद है। तो बहन जी पूछ रही है अखिलेश यादव से कि ये मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार करने गए लेकिन रामलला के मंदिर में दर्शन करने नहीं गए, तो स्वाभाविक है बीजेपी इन्हें सनातन विरोधी घोषित करेगी और बताएगी। बहन जी ने भी मंदिर का मुद्दा उठा दिया, इशारों में ही सही, लेकिन उठा दिया। कांग्रेस दिल्ली के चुनाव परिणाम के बाद जिस भाव मुद्रा में है वो खुद हाहाकारी मुद्रा है। कांग्रेस कह रही है हम एनजीओ नहीं हैं, हम दूसरों को जिताने के लिए नहीं हैं, हम राज्यों में अपनी कुर्बानी अब नहीं देंगे, अब तक दे दी सो दे दी, अब नहीं देंगे। दिल्ली में लोग कह रहे 14 सीटें कांग्रेस ने हरवा दी केजरीवाल को। कांग्रेस कह रही है ठीक बात है, मेरी उपस्थिति से केजरीवाल हार गए तो हम क्या करें, हम केजरीवाल को जिताने के लिए थोड़ी ना पार्टी चला रहे हैं। अब कांग्रेस के तेवर सहमा रहे हैं सबको, क्षेत्रीय दलों को जो इंडिया अलायंस में है। क्या कांग्रेस ऐसा ही तेवर बिहार में और उत्तर प्रदेश में भी लेकर जाएगी? क्योंकि अभी तक समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में ये कहती है कि हमने कांग्रेस को 6 सांसद जितवा दिए। हालांकि कांग्रेसी ये कहते हैं कि अखिलेश जी हमारे साथ थे इसलिए उनको हमने 37 जितवा दिए, लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि कांग्रेस के पास तो उम्मीदवार ही नहीं थे, हमारे ही उम्मीदवार तो कांग्रेस की टिकट से लड़े। राहुल गांधी का मिजाज इस वक्त बदला हुआ है। उनके करीबी लोग इंडिकेशन दे रहे हैं कि कांग्रेस 10 साल और संघर्ष करे, 20 साल कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब क्षेत्रीय दलों को आगे करके राज्यों में नहीं जाएंगे। कांग्रेस अपने बलबूते लड़ेगी, अपने बलबूते आगे चलेगी। तो क्या माने कि उत्तर प्रदेश में अब कांग्रेस अलग और सपा अलग, और बिहार में भी आरजेडी अलग और कांग्रेस अलग? अगर हुआ ऐसा तो मत विभाजन गंभीर हो जाएगा। तब चतुष्कोणीय मुकाबला उत्तर प्रदेश में होगा, सपा, बसपा, कांग्रेस, भाजपा। दिल्ली में 3 कोणीय मुकाबला था तो केजरीवाल की यह स्थिति हो गई। उत्तर प्रदेश में फिर चतुष्कोणीय मुकाबला होगा, तब किसकी नाव डूबेगी और किसकी तैरेगी ये समझना बहुत मुश्किल नहीं। हमारे साथियों ने एक रिपोर्ट तैयार की इस पूरे घटनाक्रम पर। पहले इस रिपोर्ट को देखिए, फिर मेहमानों से परिचय कराते हैं, फिर बहस में चलते हैं। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने सियासी भूगोल बदलकर नया इतिहास रच दिया। इतिहास भी ऐसा कि 61,710 वोटों से जीते बीजेपी उम्मीदवार चंद्रभानु पासवान की ये जीत इस जिले के विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी जीत है। अब तक हुए तमाम चुनावों में किसी उम्मीदवार को इतने वोट नहीं मिले थे। अयोध्या जनपद की मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव इस समाजवादी पार्टी के परिवारवाद और झूठ की राजनीति को पूर्ण विराम देते हुए डबल इंजन सरकार के सेवा, सुरक्षा और सुशासन के मॉडल को अंगीकार किया है। जनता जनार्दन ने बहुत स्पष्ट किया है कि भले ही अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाजवादी पार्टी कितना भी झूठ का सहारा क्यों न ले ले, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा क्यों ना कर ले, लेकिन जनता जनार्दन उन्हें सबक सिखाने के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रही है। वहीं इस प्रचंड जीत के बाद सवाल उठा कि क्या लोकसभा चुनाव में फैजाबाद सीट पर बीजेपी को जो हार मिली थी, क्या सीएम योगी की कमान में उस हार का बदला ले लिया गया है? वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कह रहे हैं कि झूठ की इस जीत से हार का बदला पूरा नहीं हुआ, और तो और किसी भी जीत से उस हार का बदला पूरा नहीं हो सकता। अब 403 सीट पर देखेंगे बीजेपी में कितना है दम। जो लोग
मिल्कीपुर जीत करके कोई संदेश देना चाहते हैं। अयोध्या की हार मिल्कीपुर की जीत बराबर नहीं कर सकती है। अयोध्या की हार हमेशा हमेशा के लिए अयोध्या की हार रहेगी। वो बदला नहीं हो सकता मिल्कीपुर की जीत। जो लोग ये कह रहे हैं मिल्कीपुर जीत करके बदला ले लिया, अयोध्या का बदला कोई नहीं हो सकता। अयोध्या की जनता ने अयोध्या में जिताया था, ये चुनाव भी जीत जाते, लेकिन इन्होंने बड़े पैमाने पे बेईमानी की है। एक में जीत सकते हो, लेकिन इस तरह की जो काम किया है वो 403 में आपकी 420 ही नहीं चलने वाली आने वाले समय में। अब ये तो सपा और अवधेश प्रसाद के साथ साथ अखिलेश यादव ने भी नहीं सोचा होगा कि मिल्कीपुर में ऐसी मात मिलेगी। वहीं हार जीत के कारणों में अखिलेश यादव का तंज ये है कि बेईमानी से जीत दिलाने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को भी इनाम दे सरकार, पीडीए और मजबूती से जवाब देगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की हमने आपने लूट देखी है। ये जो लोग एक विधानसभा पूरी ताकत लगा दी इन्होंने, इन्हें तो लोकतंत्र में कोई बहुत बड़ा सम्मान देना चाहिए। लोकतंत्र में इन्हें सम्मान मिलना चाहिए। उन बीएलओ को सम्मान मिलना चाहिए जिन बीएलओ ने पर्ची नहीं पहुंचाई, नाम काट दिए समाजवादियों के। उन अधिकारियों को भी लोकतंत्र का कोई न कोई पुरस्कार मिलना चाहिए। जिन्होंने वोट नहीं डालने दिया, ऐसे लोगों को विशेष सम्मान देना चाहिए। जिन्होंने 6 वोट डाले, 2 वोट डाले, लोकतंत्र में उनको भी सम्मान मिलना चाहिए जो दूसरे जिलों से आकर के भारतीय जनता पार्टी के लिए उस जिले में वोट डाले थे, जो हम लोगों ने पकड़ लिए थे। तो ये चुनाव नहीं था, ये लूटा था इन्होंने चुनाव, और ये जनता देख रही है। मिल्कीपुर से दिल्ली तक समाजवादी पार्टी की रणनीति को तो झटका लगा ही, क्योंकि इधर मिल्कीपुर भी हारे और उधर दिल्ली में कांग्रेस को नाराज करके केजरीवाल के मंच पर जाना भी मुनाफे वाला नहीं रहा। ये हार इंडिया गठबंधन में और ज्यादा दरार पैदा कर सकती है। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ऐसा जब कुनबा नेतृत्वहीन, सिद्धांतहीन, नीति विहीन जब भी इकट्ठा हुआ है, इतिहास इस बात को कहता है कि वो हमेशा बिखरा है। एक फौरी तौर से एक मोदी जी की लोकप्रियता की सुनामी से बचने के लिए उस बाढ़ में एक दूसरे का भक्षण करने वाले, एक दूसरे की आलोचना करने वाले, एक दूसरे को पानी पी पी के कोसने वाले लोग एक हुए थे। जो आज भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए बात आए थे, जन लोकपाल के लिए आए थे, पूरी तरीके से आप ऐसी चीजों में जाके फंसे जिसको समाज स्वीकार नहीं करता। आप शराब जो नीति लेकर आए, शराब से पैसा आपने कमाया, सबसे गलत तरीके से पैसा कमाया, उसका मैं समझता हूं कि जनता ने नकारा। बहरहाल मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर तमाम दाव और दावे थे। इस चुनाव के परिणाम को लोकसभा चुनाव का बदला भी बताया जा रहा था। हालांकि अखिलेश यादव इसे मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या मिल्कीपुर सीट जीतकर बीजेपी ने लोकसभा चुनाव में मिली हार का बदला ले लिया? सवाल तो ये भी है कि मिल्कीपुर का संदेश कहां तक जाएगा। बदला हुआ या नहीं हुआ, ये भी जनता ही तय करेगी। वरना राजनीतिक दल तो केवल अपने हित की बात कहेंगे, जिससे उनका कॉलर ऊंचा रहे। मेहमानों साहब का परिचय करा दिया। अवधेश पांडे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। अवधेश जी का स्वागत है। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। जोशी जी का बहुत स्वागत है। नावेद शिकोह जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। नावेद भाई का बहुत स्वागत है। डॉक्टर नीति शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक। नीति जी का बहुत बहुत स्वागत। नावेद शिकोह, आपसे बात शुरू करूंगा। बदला हुआ कि नहीं हुआ, इसमें मुझे एक चीज सबसे महत्वपूर्ण लगती है। जितने 56,000 वोट से अवधेश प्रसाद ने लोकसभा में भाजपा के लल्लू सिंह को हराया, 56,000 से, जिस लोकसभा क्षेत्र के अमरेला के नीचे 5 विधानसभाएं आती हैं, जिसमें मिल्कीपुर भी है। क्या भाजपा ने एक विधानसभा में केवल 61,000 से ज्यादा से हरा दिया। वो लोकसभा में 56,000 का लीड ले पाए थे, ये विधानसभा में 61,000 से ज्यादा से हरा दिए। बदला हुआ कि नहीं हुआ? भाजपा वाले कह रहे बदला हो गया, अच्छे से हो गया। अखिलेश जी कह रहे बदला नहीं हुआ, ना हो सकता है। क्या माने? बदला तो कहेंगे इसको। हालांकि चुनाव बदले के लिए नहीं होता है, चुनाव का एक अलग ही केमिस्ट्री होती है, लेकिन बदला कहेंगे और बुरी हार कहेंगे। देखिए, एक चीज जो चुनावी चर्चा हुई और मिल्कीपुर में हार और जीत की चर्चाएं हो रही, उसमें एक अनछुआ पहलू था जिसपे चर्चा नहीं हो रही थी। मायावती के ट्वीट और आपकी चर्चा से आज ये चर्चा तेजी पकड़ेगी
ये तो मैंने भी नहीं सोचा था कि यहां पर विपक्षी खेमे में आज बसपा ने कहा, कल कांग्रेस कहेगी कि भाई मैंने तो मैदान भी पूरा खाली छोड़ दिया था तुम्हारे लिए, पूरा मैदान खाली था, पूरे विपक्ष की ताकत थी वहां पर। भाई बसपा ने अपना कैंडिडेट, जहां पर दलित बाहुल था, कांग्रेस का कोई नामो निशान नहीं था, समर्थन था, अकेले भाजपा से लड़ने के लिए सारे दलों ने स्पेस छोड़ दी थी अखिलेश जी के लिए। और उनको यह भी पता था कि हमारे वोटर की पर्ची नहीं बन रही है, उसके बाद वो अपने वोट, चलिए हम उनकी बात मान लेते हैं, अपने वोटर का वोट नहीं डलवा पाए। देखिए ये तो इतिहास कहता है कि हमेशा से कभी दबंग, कभी सत्ता का कहीं ना कहीं दुरुपयोग थोड़ा बहुत होता ही है। बैलेट लूट जाते थे, हम लोग बचपन में सुनते थे 40-50 साल पहले बैलेट लूट जाते थे, तो उसकी भी निगरानी विपक्ष के नेता को। देखिए अखिलेश यादव जी की एक कमी है, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौको 8, इस पहाड़े के बाहर भी तो निकलो। बेमानी हुई, इसके अलावा तुम मेहनत क्या करोगे, अपने वोटर्स को जागरूक कैसे करोगे, उसका वोट कैसे, उसकी रणनीति क्या है। आज मैंने खबर बड़े अखबार में पढ़ी, मुझे पसीने आ गए जिस सुन के, दिल्ली में संघ ने 3 लाख छोटी छोटी मीटिंगें की, 3 लाख। भाजपा ने बताया हमारे संस्कार ये है कि हम जमीन पर ऐसे मेहनत करते हैं। और आपको या सबको पता है कि चर्चा होती रही थी कि लोकसभा से पहले संघ और भाजपा के बीच में कुछ कहीं ना कहीं खटपट है, और ये हो रहा था केंद्र और लखनऊ में कुछ खटपट है। सारी दूरियां भी खत्म कर ली, और कितनी में 3 लाख सभाएं बहुत खाली, संघ ने बैठक की। आप कितनी, आप तो धरती पुत्र के पुत्र हो ना, आप ये बताओ कि आप संघर्ष जनता का विश्वास पैदा करने के लिए जमीन पे कैसे उतरोगे और किस तरीके से अपने वोटर्स का वोट पढ़वाओगे, और इस विसंगतियों को दूर करने की रणनीति तुम्हारी क्या है, ये बताना होगा समाज। ठीक बात नावेद भाई, एक पहाड़ा है वो आता है, तो भैया इस पहाड़े के अलावा भी तो मैथमेटिक्स पढ़नी होगी। ठीक है नावेद भाई, आएंगे आपके पास। मैं डॉक्टर नीति शर्मा के पास चलूंगा एक सवाल लेके। विधानसभा का जो चुनाव आएगा 2027 का, उसमें मेरी समझ ये कहती है कि 4 पार्टियां लड़ रही होंगी, यानी अखिलेश जी को अपने केक से बीएसपी और कांग्रेस की सेंधमारी को भी रोकना होगा। तब बीएसपी भी लड़ेगी चुनाव 403 पर, और कांग्रेस भी लड़ेगी। संकेत उसी रास्ते जा रहे हैं राहुल गांधी के स्तर से। ठीक, अभी मिल्कीपुर में तो सबने आपको ही दे दिया था, बोले भाई तुम ही लड़के देख लो। जब सारा विपक्ष का प्रतीक अकेले आप थे, तब ये स्थिति हो गई। वहां तो 2 लोग और शेयर होल्डर आ जाएंगे विपक्ष के केक में से शेयर काटने। वो 10% काटे और वो 2% काटे, लेकिन काटेंगे जरूर। 4% वाली कांग्रेस दिल्ली में क्या कर सकती है, ये सबने देख लिया। डॉक्टर नीति शर्मा। नमस्कार अमिताभ जी, और पैनल पे सभी को मेरा प्रणाम, और आपके व्यूअर्स को जय हिंद। अगर आप चुनाव को समझें तो चाहे मिल्कीपुर का चुनाव हो, चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चाहे पूर्व में हरियाणा के चुनाव के रिजल्ट हो, भाजपा माइक्रो से लेके मैक्रो लेवल तक की चुनावी मैनेजमेंट के साथ चुनावी रण में पूरी तैयारी के साथ उतरती है। और वो उतरती इसलिए है क्योंकि जिस प्रकार से संघ का साथ उसको मिला है, 3 लाख से ऊपर बैठकें, जैसे मेरे अभी मित्र ने कहा कि दिल्ली में किया, वही हरियाणा में था और वही मिल्कीपुर में था। चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे पंचायती चुनाव हो, आपके बूथ लेवल से लेके मैक्रो लेवल तक के टॉप के लीडर्स भारतीय जनता पार्टी मैदान के इस चुनावी रण में झोंक देती है, जो उसी का परिणाम है कि इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्म व्यवस्था की श्रेष्ठ व्यवस्था का ये रिजल्ट आ रहा है। और जहां तक आप डिवीजन ऑफ वोट्स की बात कर रहे हैं अमिताभ जी, इसको बदला नहीं बोलते हैं, इसको बदला समेत 5% का 5% इंटरेस्ट और जगह इंटू 5 का इंटरेस्ट लगा के जीत बोलते हैं। क्योंकि आप ही ने खुद आंकड़ा दिया, जो पार्लियामेंट्री इलेक्शन में जो 51-50 के आसपास वोट से जो जीते, आज एक विधानसभा में जब समूचा विपक्ष एक हो गया, जहां पे वोटों का डिवीजन नहीं हुआ, पोलराइजेशन नहीं हुआ, ना दलित वोट बचे ना पिछड़ी वोट बटे, उसके बावजूद आप 61,000 वोट से हार गए, तो ये तो आपको आईना दिखाने वाली बात। अगर उसके बाद भी अखिलेश यादव जी चुनावी बीएलओ के ऊपर कभी हस्तक्षेप करते हैं, उन पे आरोप लगाते हैं, या ईवीएम पे आरोप लगाते हैं, कुछ भी आरोप लगाते हैं, तो मैं इनसे पूछती हूँ कि 61,000 वोट बीएलओ ने काट दिए होंगे, और अगर काट दिए होंगे तो आपके कार्यकर्ता जमीनी स्तर पे क्या कर रहे थे? और जिस अवधेश कुमार जी को ट्रॉफी के तरीके का सब लेके घूम रहे थे आज, और उनका वादा था, आप चुनावी मंच में अवधेश कुमार जी ने तो वचन दिया था, वादा किया था कि बेटा हार गया तो मैं सांसद पद छोड़ दूंगा। तो मैं तो ये पूछती हूँ कि क्या आप अपनी जुबान पे रहेंगे? नीति जी अभी रुकना होगा, मैं जोशी जी के पास चलूंगा। नीति अभी रुकना होगा, जोशी जी के पास चलूंगा। लेकिन 2 बातें मुझे समझ में आती हैं।
उत्तर प्रदेश से एक उदाहरण दूंगा, नाविद मेरी बात से सहमत होंगे पूरी तरीके से। अफजाल अंसारी को ना बीएलओ से कोई शिकायत रहती है, न सिपाही से, न लेखपाल से, न ईवीएम से, न टीवीएम से। वो अपना चुनाव सुरक्षा, और ना उनके वोट कटते, उनने ऐसा भी नहीं कभी कहा कि मेरे वोट काट दिए। क्या वो आप क्यों नहीं कर सकते? जो गाजीपुर में हो सकता है वो मिल्कीपुर में क्यों नहीं हुआ? ये बड़ा सवाल है। बीएलओ ने पर्ची नहीं पहुंचाई इसलिए हम चुनाव हार गए, ये तो बहुत हास्यास्पद तर्क है। आपको पर्ची बांटनी चाहिए थी खुद। आप क्या कर रहे थे वहां? आप पर्ची क्यों नहीं बांटे? आपके कार्यकर्ता वो भोजपुरी गाने सुन रहे थे क्या? उन्होंने पर्ची क्यों नहीं बांटी? एक प्रश्न। और दूसरा एक बड़ा प्रश्न खड़ा होता है कि आप विपक्ष की तरफ से इकलौते उम्मीदवार थे। विधानसभा बाइपोलर नहीं हो सकता, ये सब जानते हैं। मल्टी कॉर्नर फाइट होगी विधानसभा में। जब बाइपोलर में ये स्थिति बनी तो मल्टी कॉर्नर में क्या स्थिति बनेगी? जोशी जी, यही सवाल है। और बदला हुआ पूरा कि नहीं हुआ? देखिए, सर्वप्रथम मैं मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए, जीत के लिए मिल्कीपुर क्षेत्र से जो डीएम है उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि वो डीएम के साथ साथ विधायक हो गए। इसके साथ साथ जो पुलिस प्रशासन है, जो लगातार प्रचार गाड़ी को रोकने का काम कर रहा था, माननीय अखिलेश यादव जी के सभा में डाइवर्जन करने का काम कर रहा था, लोग ना पहुंच पाए, और लगातार जो हमारे जिला पंचायत को सदस्य जो पत्नी है उनकी, उनको गाली गलौज करने वाले इंस्पेक्टर साहब और बीएलओ, वो लोग जो वहां नाम कटवाने का काम कर रहे थे, इन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। और इसके साथ साथ मैं बधाई देना चाहता हूं आज के युग में धृतराष्ट्र की भूमिका अदा कर रहे हुए चुनाव आयोग को भी बधाई देना चाहता हूं, जो समाजवादी पार्टी की 500 कंप्लेंट पर एक पर भी कार्रवाई नहीं कर पाया। उसके लिए वो बधाई है कि आधुनिक युग में भी वो आप धृतराष्ट्र की जो भूमिका अधिकारी, मैं भूरी भूरी प्रशंसा चुनाव आयोग की भी करना चाहता हूं। जी जोशी जी, बसपा ने कहा, एक मिनट जोशी जी, बसपा ने, मायावती जी ने कहा कि अभी तक अखिलेश यादव ये कहते थे कि बसपा हमको हरा देती है, हरवाती है, इसलिए खड़ी होती। बोले हमने मिल्कीपुर की ओर ताक के नहीं देखा, झांक के नहीं देखा, इन्हीं के लिए छोड़ दिया। बोले आप कैसे हार गए, आके बताओ पब्लिक को। बहन जी पूछ रही हैं। देखिए, मुझे आपके ज्ञान पर और आपकी जो टीम है उनके ज्ञान पे प्रश्न लगाने वाली मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस का बारीक स्टूडेंट होने के कारण मैं आपको बताना चाहता हूं, वहां पर एएसपी भी चुनाव लड़ रही थी, और वो किस जाति कास्ट को रिप्रेजेंट करती है, ये जो पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है वो बताने को काफी है। जैसा आप बता रहे कि खुला मैदान दे दिया गया, वो विषय नहीं है। और 10 लोग कैंडिडेट थे, उसको एएसपी भी वहां पे चुनाव लड़ी थी। पहला। दूसरा विषय आपके बात का जवाब ये देना चाहता है। और जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, एक सीट पर आप अयोध्या का बदले के रूप में आप चुनाव ले रहे हैं, जैसा कि अभी पूरे आपके डिबेट का जो शीर्षक निकल के आ रहा है, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ रहे थे। एक दलित व्यक्ति को सांसद बनाया, उसको आगे करने का काम करा। आदरणीय मोदी जी से योगी जी तक ये आंखों की किरकिरी बनी हुई है कि एक दलित समाज के व्यक्ति को क्यों उठाने का काम कर रहे हैं, क्यों सामाजिक न्याय का झंडा माननीय अखिलेश यादव जी ने ले रखा है। यही पेट में दर्द है ऊपर से नीचे तक उन लोगों का जो सामाजिक न्याय के विरोधी है और किसी दलित जाति के किसी व्यक्ति को उठाने के खिलाफ है। ठीक है जोशी, ये संदेश साफ है जी। ठीक, क्योंकि इस लड़ाई को, इस लड़ाई में ठीक है जोशी जी, अवधेश प्रसाद जी से लड़ाई क्या है? जी ठीक है। मैं अवधेश पांडे के पास चलूं तो एक तथ्य रहे सामने, इकलौते अवधेश जीते नहीं जीते, ये इस भाजपा के लिए इतना बड़ा मुद्दा इसलिए नहीं हो सकता कि वो दलित वाला फैक्टर बता रहा हूं, क्योंकि 30 से ज्यादा दलित सांसद भाजपा के हैं लोकसभा में। क्या यह कहा जा रहा कि मोदी जी की आंख की किरकिरी, योगी जी की, भागवत जी की, अवधेश अगर फैजाबाद से नहीं लड़े होते हैं तो अवधेश प्रसाद की गिनती भी कहीं नहीं होती। मतलब सांसद हो भी जाते तो क्या हो जाता? उनके पास 30-35 सांसद हैं दलित पहले से, भैया 30-35 सांसद हैं और 50-60-70 विधायक हैं दलित। क्यों किरकिरी बनेंगे? ये इतने महत्वपूर्ण नहीं ना कि किरकिरी हो जाए।
और उनकी आंखें भी इतनी छोटी नहीं, ये तो जोशी जी आप जानते हो। अवधेश बाबू की स्थिति अभी उतनी बड़ी तो नहीं है क्या? किरकिरी कोई होगा तो अखिलेश यादव हो सकते हैं, बहन जी हो सकती हैं, राहुल गांधी हो सकते हैं, नहीं। अब हम आप ननकू कहां किरकिरी हो जाएंगे बताओ? अवधेश बाबू कैसे किरकिरी हो सकते हैं? और आपने एक बात कही, उस पर मुझे उत्तर देना चाहिए, क्योंकि मैंने एक बात कही थी कि संपूर्ण विपक्ष, आपने उसमें एक लकूना लगाया कि आजाद समाज पार्टी का भी था। हाँ, मैं मानता हूं ये, उनको अगर हम बड़ी पार्टियों में गिन लें तो वो भी मान ले। हमारे गलती है कि हमने भाजपा, सपा, बसपा, कांग्रेस इन्हीं को माना बड़ी पार्टी है। अभी यूपी में आपने आजाद चंद्रशेखर की पार्टी, एक मिनट भाई, एक मिनट दादा, एक मिनट दादा, अरे अमिताभ एक मिनट मिनट, मत बोलिए, नहीं रुक जाइए। जीरो सांसद है उनका, आपने, ठीक है, बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी मान ली, ठीक है, मान ली चंद्रशेखर बड़ी पार्टी है, ठीक है, चंद्रशेखर बड़ी पार्टी है, हमने मान ली। चंद्रशेखर के, ठीक है जोशी जी रुक जाइए, चंद्रशेखर की पार्टी के उम्मीदवार को, जो सपा का बागी था, उसको 5000 वोट मिले। 61,672 में से 5000 घटा दो, क्या वो आपके थे? हमने मान लिया आपसे कट गए, सारे आपको दे दिए। हालांकि सारे आपके हो ये भी जरूरी नहीं, लेकिन चलो आपको दे दिए। 5000 घटा दें 61,000 में से, तब आप जीत गए नहीं ना? 61 में से 5 घटा दो, 56 से तब हारे, यही ना? अगर चंद्रशेखर के उम्मीदवार को सब हम आपके खाते में ट्रांसफर कर दें तो 56,000 से हारे। तो जैसे 56 से हारे वैसे 61 से हारे। महाराज कहां अंतर है बताओ? अंतर हो तो आप बताओ। मैं इसमें बहस में नहीं करूंगी, बहस मायावती जी करेंगी कि बसपा बड़ी पार्टी है या आजाद समाज बड़ी पार्टी है। आपने आजाद समाज को बड़ी घोषित किया, स्वागत है, ये बसपा जाने, उस पर मायावती जी ट्वीट लिखेंगी कल। मेरा परसेप्शन अभी भी है कि बसपा बड़ी पार्टी है उत्तर प्रदेश में। 7-7.5% वोट, नावेद मेरे ख्याल से 7-7.5% है ना, अभी 7-7.5% वोट उसकी पॉकेट में है। इतना वोट कांग्रेस के पास भी नहीं है जोशी जी, है ना? इसलिए मैं उसको बड़ी पार्टी मानता हूं। अवधेश जी, सपा कह रही बदला पूरा नहीं हुआ, ना बदला हो सकता है। हालांकि जब इलेक्शन चल रहा था उस वक्त बदलापुर करके सारे टाइटल चलते थे, तो सपा ने कभी इस बात का खंडन नहीं किया कि ये बदला नहीं होगा। परिणाम के बाद सपा ने अपना स्टैंड बदला और उसने कहा बदला नहीं था और ना बदला हो सकता है। आप अड़े हो, खूंटा गाड़ के कहना हमने बदला ले लिया। जोशी जी कह रहे हैं, समाजवादी पार्टी और अखिलेश जी कह रहे हैं कि ये तो डीएम, एसपी, लेखपाल, सिपाही, दरोगा ने चुनाव जितवा दिया। अवधेश पांडे, देखिए अमिताभ जी, 2-3 मुद्दों को लेकर के चुनाव था। अखिलेश जी ने अवधेश प्रसाद जी को अयोध्या का राजा घोषित किया और मिल्कीपुर की जनता ने यह सिद्ध किया कि यहाँ के राजा प्रभु श्री राम है, यहाँ का कोई दूसरा राजा नहीं हो सकता। दूसरा मुद्दा था परिवारवाद बनाम राष्ट्रवाद का। एक व्यक्ति ऐसा था जो परिवारवाद का पोषक था, प्रतीक था, और दूसरा व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का जो प्रत्याशी था वो युवा वर्ग का, सामान्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाला एक सामान्य किसान परिवार का नौजवान था। दोनों ही एक जात से ताल्लुक रखने वाले लोग थे। तो लोगों ने परिवारवाद को भगा दिया और राष्ट्रवाद को चुन लिया। आज ऐसे लोग निर्वाचन आयोग पर उंगली उठा रहे हैं जिन्होंने अपने समय में अपनी पार्टी की नेत्री डिंपल यादव जी का निर्विरोध नामांकन सांसद में करा दिया था, तब उनके लिए निर्वाचन आयोग ठीक था। ऐसे लोग आज दलितों के हिमायती बने हैं जो मीराबाई गेस्ट हाउस कांड में मायावती जी की हत्या करना चाहते थे। आज वो बहुत बड़े पॉलिटिकल एनालिसिस और राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी और दलितों के हित चिंतक बने हुए हैं। बदला तो मिल्कीपुर की जनता ने ले लिया। कुल जो लोकसभा के चुनाव में लगभग 55,000 वोटों से जीते थे, एक ही विधानसभा में अजीत प्रसाद को धूल चटाने का काम किया और 55% से ऊपर मत भारतीय जनता पार्टी को मिला और 65,000 के आसपास से भारतीय जनता पार्टी विजयश्री का वर्ण कर रही है। ये एक समाजवादियों का ये बयान और चिढ़ाने वाला होगा। आज इनको मिल्कीपुर का जो जनादेश है उसका सम्मान करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को, भारतीय जनता पार्टी को बधाई देनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से अखिलेश यादव जी लगातार
अखिलेश जी के माध्यम से अयोध्या को, प्रभु श्री राम को और सनातन को चिढ़ा रहे थे, गाली दे रहे थे, उसी का ये नतीजा है कि मिल्कीपुर की सम्मानित जनता ने समाजवादी पार्टी से बदला भी पूरा किया और मिल्कीपुर की जनता ने ये साबित कर दिया कि हम राम के थे, राम के हैं और राम के रहेंगे। थोड़ा सा भ्रम और अफवाह में गलती जो लोकसभा के चुनाव में लोगों से हुई थी, उसका जल्दी ही लोगों को अवसर मिल गया, उसका प्रायश्चित लोगों ने पूरा किया। अब जो ये आयोग पर और वहां के स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं, तो ऐसे अनेक बूथ हैं जहां ये जीते भी हैं, उनको ये जीत भी इनको स्वीकार कर देनी चाहिए। जिस पोलिंग पर, जिस बूथ पर इनको विजय प्राप्त हुई है, उस पर भी इनको मान लेना चाहिए कि उसका जो परिणाम है, इसको किसी प्रकार से अगर इनके पास कोई तरीका हो तो उसको वापस कर दे। पॉलिटिकल पार्टियां भी लोगों को जागरूक करती हैं मतदान के लिए, वो भी BLO अपनी पर्ची बांटती है पॉलिटिकल पार्टी, और कोई पर्ची किसी के पास ना हो, वो मतदान कर्मी के पास जाता है, अपना मतदाता संख्या क्रमांक बताता है, वो उसको फर्स्ट पोलिंग अफसर जो होता है पिक करके आगे वोट देने के लिए भेज देता है। इनके जो वहां पर इनके मुखिया, उन्होंने एक सभा की, केवल एक सभा की। इसके पहले मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, एक और उपचुनाव हुआ था मिल्कीपुर के अंदर, 5 जनसभाएं मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने की थी, 40 मंत्री उन्होंने उपचुनाव में लगाया था वहां मिल्कीपुर के अंदर। तो खुद इन्होंने चुनाव उतना सीरियस नहीं लिया, क्योंकि जान रहे थे कि एक प्रचंड वेग है समाजवादी पार्टी के विरुद्ध, और चूंकि वहां के लोगों को जो इन्होंने अपमानित करने का काम किया था, तो जनता बदला लेने पर खड़ी थी, और 2-3 जो घटनाएं हुई थी उसका बहुत बड़ा असर हुआ। जिस प्रकार से एक रेपिस्ट के साथ, मोहित खान के साथ ये खड़े हुए, और दूसरा रेप एक हुआ था रायपट्टी फंदासा में मिल्कीपुर के विधानसभा के ही अंदर, और रात में इनके नेता विपक्ष लाल बिहारी यादव, इनके सांसद गए थे, और वहां के लोगों ने उनको रात में भगा दिया था, वहां भी ये रेपिस्ट के साथ खड़े थे। ठीक, तो लोगों ने तय किया कि हमने सांसद चुना है और ये सांसद रेपिस्ट के साथ खड़ा है। ठीक, अवधेश बाबू अभी रुकना होगा, अवधेश जी अभी रुकना होगा। नाविश को अखिलेश जी दिल्ली आए थे केजरीवाल के साथ, उन्होंने रोड शो किया और कहा कि दिल्ली में केजरीवाल की सरकार बनेगी, कांग्रेस यहां लड़ाई में नहीं है। स्वाभाविक है कांग्रेस की नाक बहुत चिढ़ी, उसको खराब लगा कि भाई बाकी कोई नहीं आया यहां मैदान पे उतरने, आप अकेले क्यों आए? उद्धव ठाकरे नहीं आए, स्टालिन नहीं आए प्रचार करने। हर राज्य का आदमी दिल्ली में रहता है, तमिलनाडु का भी आदमी रहता है, केरला वाले नहीं आए दिल्ली प्रचार करने किसी के लिए। उन्होंने कहा भाई मेरे लिए दोनों बराबर, मैं क्यों जाऊं प्रचार में। केवल अखिलेश यादव आए और उन्होंने डैश शेयर किया अरविंद के साथ, अरविंद केजरीवाल के साथ। अब कांग्रेस की तरफ अंतःपुर से जो संकेत आ रहे हैं वो बड़े आक्रामक हैं। वो कह रहे हैं हम NGO हैं क्या, हम पॉलिटिकल पार्टी हैं भैया, मेरे खड़े होने से कोई हारे जीते हमें इससे क्या फर्क पड़ रहा, और सब राज्यों में हम ऐसे ही चुनाव लड़ेंगे जैसे दिल्ली में लड़े। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। इसका क्या अर्थ निकाले? पहली चीज तो ये कि अखिलेश यादव जी, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी जी, जोशी जी बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि चुनाव हारने के बाद किसी की इतनी चर्चा नहीं होती, लेकिन उनके बहुत सारे शुभचिंतक हैं हमारे आप जैसे, जो उनकी गलतियों को इंगित कर रहे हैं ताकि उनमें सुधार हो और एक मजबूत विपक्ष तैयार हो। एक चीज जो आपने चर्चा की, उनका जवाब उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि इसलिए हमने साथ दिया केजरीवाल का क्योंकि हमारे इंडिया गठबंधन का फॉर्मेट ये था कि जो लड़ रहा होगा भाजपा से हम उसका सहारा देंगे। ये उन्होंने बचकाना बयान उनका इसलिए था क्योंकि उनसे तमाम लोगों ने सवाल पूछ लिया अखिलेश जी से, कहा कि आप भारतीय जनता पार्टी से महाराष्ट्र में लड़ने की, लेकिन नावेद भाई उद्धव नहीं आए, शरद पवार नहीं आए, स्टालिन नहीं आए, ममता जी नहीं आई, लालू यादव नहीं आए, तेजस्वी नहीं आए, कोई नहीं आया यहाँ, अकेले अखिलेश जी क्यों आए? नहीं, ये प्रश्न तो कांग्रेस पूछेगी। अखिलेश जी गए और उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन का कायदा कानून यही है कि जो भाजपा से लड़ने की स्थिति में आप है इसलिए हम दे रहे हैं। लेकिन उनके सामने एक बड़ा सवाल हो गया कि अगर ये फॉर्मेट था तो आप महाराष्ट्र में क्यों परेशान कर रहे थे कांग्रेस को कि हमें सीटें इतनी दो? भाई जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र में आप थोड़ी जम्मू कश्मीर की स्थिति में थे, बड़ा सवाल तो ये भी उठता। दूसरी बात यह कि कांग्रेस को वो लगातार नाराज कर रहे हैं। भाई वो साइलेंट रहते,
वो कोई रोल नहीं, क्योंकि ना केजरीवाल उनके लिए यहाँ फायदा पहुंचा सकते हैं ना वो पहुंचा सकते थे। उन्होंने, वही बात निकलती कि भारतीय जनता पार्टी से वो सीखते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के बारे में गपशप हुई, हो सकता है ये झूठ हो या सच हो, मुझे नहीं पता, लेकिन ये हुआ कि संघ के साथ में कुछ रिश्ते बिगड़े हैं, केंद्र और लखनऊ, लेकिन उन्होंने सब संवार लिया, सब सुधार लिया। आप अपना जो आपका सहारा उत्तर प्रदेश में बन सकता है, अगर वो बिदक गया तो आपका सब कुछ खत्म हो जाएगा, आप 50 सीटों पे आ जाओगे। आप बार बार नाराज कर रहे हो। दूसरी बात, ये उनको सीख लेना चाहिए एक आम इंसानों से। दूसरी बात, जो चंद्रशेखर की बात हो रही थी, अखिलेश यादव जी अपने सपोर्टर्स को अपने साथ लाने को तैयार नहीं है, कांग्रेस को नाराज कर रहे हैं। जो अभी बात हो रही थी कि उनकी हैसियत क्या है उनकी पार्टी की, तो हैसियत हम लोग तो बहुत बड़ी मानते हैं, अमिताभ जी भी बहुत बड़ी हैसियत मानते हैं चंद्रशेखर रावण की, लेकिन अखिलेश जी एक सीट की भी हैसियत नहीं मानते थे। चंद्रशेखर खुद अखिलेश यादव जी के पास गए चुनाव से पहले, उन्होंने एक भी सीट की हैसियत नहीं माना। अखिलेश यादव जी ने उनको जीरो माना। वो चाहते थे 2 सीट, 1 सीट कुछ दे दें गठबंधन के तहत, नहीं दी गई। सवाल इस बात का है, और सवाल इस बात का भी है कि बार बार आप जो पहाड़ा पड़ रहे हो बेईमानी का, आपको यह भी समझना चाहिए कि सबको पता है कि वोटर और आम जनता किसी भी सत्ता के ऊपर होती है। उसकी ताकत जो है वो सत्ता से बड़ी होती है, दबंग से बड़ी होती है, चुनाव आयोग से भी बड़ी होती है। अगर आपको ये लगता ही भी है तो आप वर्कशॉप्स करो, लोगों को जागरूक करो अपने वोट के अधिकार के लिए, आपको कैसे लड़ना है, आपको वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे जुड़वाना है, कैसे आपको इसकी लड़ाई। आपने क्या किया? आप 3 लाख, आप 3 सभाएं नहीं कर पाए। सवाल इस बात का है, आप मेहनत सीखो ना, संघर्ष करो, आप धरती पुत्र के बेटे हो, आप सिर्फ ये कह दो। और दूसरी बात ये कि अब सवाल इस बात का है कि आप चुनाव के बाद सिर्फ ये बात कहते हो, उसकी एक्सरसाइज फिर क्या करते हो? आप अगर आयोग से ही आपको लड़ना है तो आपको आयोग से लड़ने की रणनीति आगे की बनाइए। ठीक है नावेद भाई, रुकना होगा, मैं डॉक्टर नीतीश शर्मा के पास चलूंगा। हम लोगों ने जब से सिर्फ ये कह देना कि बेईमानी हो गई, ठीक नावेद भाई, हम लोगों ने जब से चुनाव और राजनीति को समझना शुरू किया, तब से हमने एक ही सिद्धांत को जाना। जोशी जी को विनम्रता पूर्वक ये याद दिलाऊंगा कि वोट निकालने का, वोट डलवाने का काम राजनीतिक कार्यकर्ता का होता है। इसके लिए न कलेक्टर की जिम्मेदारी है न कप्तान की। ठीक, आप वोट डलवा सकते हैं तो जीतेंगे, नहीं डलवा सकते तो हारो, किसी के सिर पे क्या फर्क पड़ रहा है? हमने यही सुना, और 40 साल तो हमको चुनाव देखते हो ही गए, 38 साल। जो वोट नहीं डलवा सकते उनको राजनीति करने का अधिकार हासिल नहीं होना चाहिए, हक नहीं है, नैतिक हक नहीं है। जोशी जी माफ करिएगा, क्या जिनके पास इतना सामर्थ्य नहीं कि वोट डलवा सके, काहे को चुनाव लड़े? गाजीपुर में पड़ता है वोट, कितने पड़ता है? पड़ता है। मैं इसे 10 उदाहरण दे दूं। वहां पुलिस नहीं है, वहां येलो बीएलओ नहीं है, पड़ता है। खैर, और चंद्रशेखर की बात आई, एक प्रसंग नावेद जी ने याद दिलाया। जब अखिलेश जी से नाउम्मीद होकर रावण आए थे तो उन्होंने कहा था कि मेरा अपमान किया गया और मुझे 1 सीट लायक भी नहीं माना गया। बोले, अखिलेश जी ने कहा कि अभी लगो, चुनाव में प्रचार करो, फिर आगे देखेंगे। मतलब अभी बिना चुनाव लड़े आ जाओ साथ। अगर चंद्रशेखर की हैसियत बसपा से ज्यादा थी तो बसपा को तो आप 38 सीट दे के चुनाव, 39 सीट लेके चुनाव लड़े थे साथ में। नहीं, चंद्रशेखर को एक भी नहीं दी। अब आपने कहा कि बसपा से बड़ी हैसियत चंद्रशेखर की है। ये विषय आएगी जोशी जी। नीतीश शर्मा, क्या कांग्रेस इस वक्त मुझे लग रहा है आत्मघाती मुद्रा में भी आ गई है क्या? कि मेरा कुछ बने ना बने, हम पहले रीजनल पार्टीज का बुखार उतारेंगे जो एनडीए अलायंस में है। किसी नेता से पूछा गया कि उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया था, कांग्रेस के बड़े नेता, तो उसने मालूम उत्तर क्या दिया? उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला मेरे बाप दादा लगते हैं क्या? उनके ट्वीट से हमारा क्या लेना देना? वो अपना ट्वीट अपने पास रखे। ये एटीट्यूड आ गया है कांग्रेस में दिल्ली के बाद से कि हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। अगर यही रुख यूपी में आ गया तो चतुष्कोणीय लड़ाई होगी उत्तर प्रदेश में। निश्चित रूप से अमिताभ जी, अगर आप इसका टेक अवे लेंगे इन चुनावी रिजल्ट्स का, तो एक चीज आप देखिए कि अभी तक जो नैरेटिव चल रहा था कि जहां जहां भाजपा और कांग्रेस सीधी टक्कर पे लड़ती है, उसका फायदा स्ट्रेट अवे भाजपा को होता है, लेकिन जहां पे रीजनल पार्टीज होती हैं वहां भाजपा कमजोर पड़ जाती है। लेकिन चाहे दिल्ली का चुनाव हो, चाहे मिल्कीपुर का उपचुनाव हो,
दोनों जगह रीजनल पार्टीज को बहुत बड़ा झटका अकेली भाजपा ने दिया है। दिल्ली में तो चलो हम थोड़ा बहुत मान लेते हैं कि 7% तक का वोट शेयर कांग्रेस ने, ये एक सीट नहीं निकाल पाई। अगर हम केजरीवाल जी की सीट की बात करें तो जो भी लेकिन सीटें नीति संदीप जी, दीक्षित के पास कि उसका गिन पूरा के फायदा नीति जी पहुंचा। एक मिनट, गिन लेकिन के 14 मिल्कीपुर सीटें में हरवाई हैं कांग्रेस ने, गिन के 14। मैं आपको इसीलिए आपको मैंने यही एक बोल मिनट रही हूँ। इसीलिए वहां मैंने पे बहुत पहले एक बार कहा था कि रिजल्ट वाले दिन, रिजल्ट तो कल 8 को आया, मैंने रिजल्ट से कम से कम महीना भर पहले कहा था नावेद बाबू कि रिजल्ट वाले दिन ऐसी स्थिति बन सकती है कि भाजपा को 11 किलो मोतीचूर के लड्डू कांग्रेस को भिजवाने पड़े। नहीं, वो तो 14 सीटें हराई हैं, 14 जी। कांग्रेस के उम्मीदवारों की टिकटें भाजपा के हेड ऑफिस में बट रही हैं। तो देखिए, ये चुनावी साम दाम दंड भेद की राजनीति है। जितना आप भेद डालेंगे सामने वाले उसमें, और दुश्मन का दुश्मन तो दोस्त होता ही है, इसमें तो कोई बड़ी बात है ही नहीं। चुनावी रण ऐसे तो जीते नहीं जाते हैं। लेकिन टेक अवे क्या है इस चुनाव का? जोशी साहब आज उनके ऊपर बयान जरूर दे रहे हैं, लेकिन क्या आपको सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है कि आपने किस प्रकार से अपने प्रयासों के चुनावी, जो जैसे प्रतिबंध चुनावी रणनीति की बात करी जा रही है, भाजपा की सबसे बड़ी ताकत अगर आज की डेट में भी कोई है तो उसका कैडर बेस जो उसकी है वो उसकी ताकत है। कि एक आप एकलव्य विद्यालय देखिए या आरएसएस का संगठन देखिए, या मैं बार बार बोल रही हूँ कि बूथ लेवल तक के संगठन इतने स्ट्रांगली 5 लोगों की मीटिंग, 10 लोगों की मीटिंग करके जिस प्रकार से पीप डाउन करते हैं, जिस प्रकार से पेनिट्रेशन होती है एक एक घर के अंदर चुनावी रण में, वो पेनिट्रेशन कहीं भी नहीं है किसी और दल के पास। यही ताकत है उसकी सबसे बड़ी। और दूसरी ताकत है उसकी परफॉर्मेंस है, जो आप एक फेक नैरेटिव के साथ आप आगे बढ़े कि अवधेश कुमार जी ट्रॉफी हैं, आपके वहां के अयोध्या के राजा हैं, जबकि फैजाबाद सीट के अंदर अयोध्या जीते थे, भाजपा जीती थी अगर मैं सही बोल रही हूँ तो। और उसके बाद भी आज भी मिल्कीपुर में फैजाबाद आप जीते, अयोध्या नहीं जीते, लेकिन आपने फैजाबाद का नाम ही अयोध्या कर दिया क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर का मुद्दा था। और आज मायावती जी भी इसको भुनाने के लिए फ्रंट फुट पे खेलने आ गई कि अखिलेश यादव गए प्रचार के लिए, लेकिन अयोध्या राम मंदिर मत्था टेकने नहीं गए। सनातनी विरोधी उनकी विचारधारा है, चाहे पूर्व में उनके जो सांसद रहे, सचिव रहे हैं, उन्होंने प्रतियां जलाई। मैं उस मुद्दों पर नहीं जा रही हूँ। मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि चुनावी रण में आपको इस समय हार को सरमाथे पे, केजरीवाल जी ने भी उसको सरमाथे लिया है का बार बार ईवीएम में। मतलब आप हार जाएंगे तो चुनाव फर्जी है, तो डीएम फर्जी है, जब आप जीत जाएंगे, ये जवाब लोकसभा चुनाव में क्यों नहीं आया कि डीएम ने चुनाव जिता दिया आपको? भाजपा ने तो नहीं बोला कि डीएम ने चुनाव जिता दिया लोकसभा में। नीति जी, अब रुकना होगा, जोशी जी के पास चलूंगा, कुछ कहना चाह रहे हैं नीति, अभी रुकना होगा जोशी के पास। जोशी जी, कांग्रेस का मिजाज बदला है और सपा और कांग्रेस के बीच में तलखी भी बढ़ी है। रामगोपाल जी के बयानों को सुनिए तो तलखी काफी हो गई। क्या कांग्रेसी नाम लेके जवाब नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो करे को कोई मेरा बाप दादा लगा है क्या? कहने दो, हम अपनी पार्टी अपने ढंग से चलाएंगे। क्या कांग्रेस और सपा के बीच में अलगाव हो रहा है? एक दूसरा। और दूसरा मेरा प्रश्न ये कि वोट पड़े, राजनीतिक दल कार्यकर्ता इसीलिए रखते हैं ना कि वो वोट पड़वाएं। कार्यकर्ता वोट पड़वाने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। वोट पड़वाना कोई दूसरा काम नहीं करेगा कि हमारा वोट पड़वाने कोई दूसरा आएगा। ये हमको मरना खटना पड़ता है, तब जाके वोट पड़ता है। जोशी जी, पहले तो अमिताभ जी जरा नीति जी की बात को याद दिला दूं। नीति जी अभी क्षेत्रीय पार्टियों की दुर्दशा के बारे में भाषण दे रही थी, चूंकि वो उनको सूट कर रहा था, लेकिन उनको सूट नहीं कर रहा झारखंड के मुंह से चर्चा करने का, क्योंकि झारखंड में तो आप भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के चेहरे पे पलीता लगाने का काम करा। झारखंड में वो सूट नहीं करता किसी भी भारतीय, मतलब किसी भी क्षेत्रीय दल के जो विरोधी लोग हैं, वो चाहे पत्रकार हो चाहे वो राजनीतिक विश्लेषक हो, वो सूट नहीं करता, क्योंकि झारखंड इस देश का हिस्सा नहीं है, अमेरिका का हिस्सा है। नीति जी की नजर में एक बार बोल देती, वहां पर झूठ चलाई तो हमें लगता है ये राजनीतिक विश्लेषक ईमानदार है, ये बताने का काम करती, लेकिन वो नहीं बताएंगे। सुटेबल नहीं है, सुटेबिलिटी की राजनीति करनी है, सुटेबिलिटी का टीवी में बोलना है, पहला विषय। दूसरा विषय, ये आपने बात कही कि वोट निकालने की जिम्मेदारी भी राजनीतिक दल की होती है। बिल्कुल, देश ने देखा, प्रदेश ने देखा है, 6 वोट डालकर कैसे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
वहां तारीफ कर रहा था कि शासन प्रशासन पूरी मदद करने का काम कर रहा है, लेकिन चैनल को सूटेबिलिटी नहीं होगी ये देश का सच दिखाने में, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। एक मिनट रोकेंगे, अभी रोकिए जोशी जी को। जोशी जी अभी रुक जाइए। जोशी जी, चैनलों ने सबने दिखाया, मीडिया ने दिखाया, तभी आप जान पाए, नहीं आप वहां बैठे थे। ये मत किया करो, ये अच्छा नहीं है। ये कुछ लोग थेतराई करते हैं, उनको करने दो, आप योग्य व्यक्ति हो, आप थेतराई में ना पड़ो जी। जो लोग कांग्रेस को महिमा मंडित करने का काम कर रहे हैं, पूरा विश्लेषण करके आपके चैनल में आया हूं। 70 सीटों में से केवल 1 सीट पे दूसरे स्थान पे आए, 3 लोग जमानत बचा पाए, 67 लोगों की जमानत जब्त हो गई। जो माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि लड़ाई में कौन है, वो आप मत बोलिए, सूट नहीं करता अखिलेश यादव की तारीफ, क्योंकि चुप अभी और पटकी लगी हुई है। अखिलेश यादव जी की तारीफ में पटकी लगी हुई है। समय दौर चल रहा है, देश का समय परिस्थिति के अनुसार राजनीति बदलती है। अमिताभ जी, आज जो मैंने कहा ना चंद्रशेखर जी की आज की हैसियत है, उनकी 1 सांसद है, और बसपा की आज की हैसियत है 0 सांसद है। देश का समय परिस्थिति और आंकड़े राजनीति में सेट करते हैं, वो बता के चीख चीख के, उसको छुपाने से कुछ नहीं होगा। वो आज स्थिति क्या है वो बताने का काम कर रहे हैं। ठीक है जोशी जी, और माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था आम आदमी पार्टी वर्सेज चुनाव भाजपा का है, वही सिद्ध हुआ है। 67 सीटों पे जमानत जब्त, एक सीट पे दूसरे नंबर पे है, और 2 सीटों पे जमानत बचा पाए, 3 सीटों पे टोटल। जी ठीक, बिल्कुल ठीक बात जोशी जी, ठीक है जी ठीक है। समाजवादी पार्टी, अवधेश भाई यार इस बात से प्रसन्न है तो प्रसाद चढ़ाए, लड्डू बांटे, बतासा बांटे, लड्डू कम पड़े तो बतासा बांटो, कि कांग्रेस के 67 लोगों की उम्मीद जमानत जब्त हो गई। ये गिलास आधा, ये गिलास 20% खाली है, 80% भरा है क्या? एक व्याख्या ये है, और एक ही व्याख्या है कि 20% खाली है, 80% भरा है, छोड़ दो कहना। मैं सिर्फ इतनी बात निवेदन कर रहा था, मैंने गिनती गिनी, 14 सीटें भगवान का नाम लेके आम आदमी पार्टी को हरवा दी कांग्रेस ने। आपको नहीं अच्छा नहीं लग रहा कांग्रेस चिरकुट है, आप उसको डबल चिरकुट बोलो। मैं तो 27 में देखूंगा आप क्या करोगे महाराज। आप कह रहे हो कि कांग्रेस के पास तो यूपी में उम्मीदवार ही नहीं था, हमने दिए तो वो जीत पाए। कांग्रेस ही कह रहे हैं कि हमने अखिलेश यादव का हाथ पकड़ा तो 37 सीटें आ गई, नहीं इनको कहां कौन पूछ रहा था यूपी में। एक और दूसरी बात आई चंद्रशेखर की बात, फिर जोशी जी ने, मैंने चैप्टर बंद कर दिया था, उन्होंने खोला। मेरे चंद्रशेखर भी मित्र हैं, लेकिन मैं एक व्यवहारिक अपनी बुद्धि से, अपने अनुभव से एक बात कहता हूं, फिर अवधेश जी के पास जाऊंगा। मेरी बात से नावेद 1000% सहमत होंगे, वो लखनऊ में रहते। आज भी मायावती के साथ कोई अलायंस करे उनकी पार्टी से, तो उसी को उनके घर चल के जाना पड़ेगा, कितनी भी बड़ी पार्टी हो, कितना भी बड़ा नेता हो देश का। लिख लीजिए जोशी जी कागज पर। क्या मैं और पीछे नहीं जाना चाहता क्या? गेट पर 15-15 मिनट खड़े मैंने लोगों को देखा, गेट पर, गेट नहीं खुला, और मीडिया आ गई। फिर असहजता हुई कि क्यों खड़ा इतना बड़ा नेता, बोले गेट नहीं खुला भी। तब अंदर से मैसेज हुआ, बोले खोल दो गेट। श्रीमती सोनिया गांधी को मैंने वहां जाते देखा, मैंने अटल बिहारी वाजपेयी को काशीराम जी के घर जाते देखा, मैंने, गूगल ने नहीं, अमिताभ अग्निहोत्री ने। मैंने जितेंद्र प्रसाद को जाते देखा, नारायण दत्त तिवारी को जाते देखा। जोशी जी, मैंने मतलब वो दृश्य भी देखा, गेस्ट हाउस में काशीराम बैठे हैं, एक ही कुर्सी है, सामने स्टूल है, लुंगी बांधे हैं, हवाई चप्पल पहने हैं और खादी की बनियान पहने हैं, और सामने कौन खड़ा किया उन्होंने? उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री खड़ा किया, कैमरे वालों के सामने खड़ा किया कि नहीं किया? बताओ, किया कि नहीं किया? और कहा एक कागज पेन ले लो, हम काम बता रहे हैं, नोट कर लो, 15 दिन बाद आऊंगा तो चेक करूंगा। कहा कि नहीं कहा? कहा कि नहीं कहा? ये मैंने नहीं कि उनकी उस स्थिति बनाई भाई, मैंने थोड़ी नहीं कहा ऐसा करो, आप सब लोगों ने उनको बड़ा बनाया है। मुझे एक आदमी बता दो भारत की राजनीति में नावेद, जो ये कहे कि मैं मायावती को कॉल करूंगा तो उनको मेरे दफ्तर आना पड़ेगा। टेल मी वन नेम। नहीं, लंघन करें तो 100 करें, भक्षण करें तो मांस, अरे लोमड़ी भावरी सिंह चरत कहूं घास।
मुझे एक बता दो कि मायावती अपॉइंटमेंट मांग रही हो कहीं, या मायावती की गाड़ी कहीं गेट पे वेट कर रही हो किसी के यहां, नवेशी को आपने कभी देखा वो प्रधानमंत्री से या मुख्यमंत्री से मिलने गई? नेवर। और एक बात याद आ गई तो बता ही दूं, रोचक है जनता के लिए। अब देखो 1 मिनट आपका टाइम लूंगा। मनमोहन सिंह की सरकार थी, नवेशी को, तो दूसरे सरदार जी नीति आयोग के चेयरमैन थे, क्या? मोंटेक सिंह अहलूवालिया। अब अहलूवालिया तो हाई प्रोफाइल आदमी, उनको पता नहीं बसपा का टेम्परामेंट क्या है। उनने राज्यों की बैठक होती है नीति आयोग के साथ, है ना, सालाना, उसमें चीफ मिनिस्टर ही आते हैं। तो उन्होंने मायावती जी को फोन खड़खड़ा दिया, बोले आप कब आ रहे हैं, कब का है आपका शेड्यूल? उनने अपने लोगों से पूछा कि कौन है सरदार, पागल हो गया है, हैं? हमको फोन कर रहा है, इसको पता ही नहीं हम कौन है, बोलो राम भजो। उन्होंने लालजी वर्मा को भेजा, किसको? बोले लालजी तुम जाओ कागज लेके उसको समझाओ, उसको कान में अकेले में समझा भी देना। और उस दिन मायावती दिल्ली आई, नावेद दिल्ली आई, मनमोहन सिंह के यहां चाय पी और सोनिया गांधी के यहां एक पेस्ट्री खाई और वापस चली गई, जस्ट टू शो मोंटेक सिंह अहलूवालिया कि आई एम मायावती। क्या? आई एम नॉट चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु और पांडुचेरी और मेघालय। क्या? बाद में उनको मनमोहन सिंह ने समझाया कि भाई तुम ठंड रखो यार, तुमने वहां क्यों फोन कर दिया? उनको हम नहीं फोन करते डर के मारे, तुमने कर दिया। ये सच्चा किस्सा है जोशी जी। क्या? पसीना आ गया था मोंटेक सिंह अहलूवालिया के, बोले यार क्या बवाल हो गया। सोनिया जी तक नाराज हुई, बोले तुमने ऐसा बवाल किया क्यों, कुंडी खटखटाई क्यों? लालजी वर्मा को, और ये तो कहे लालजी वर्मा सीनियर आदमी, उनको वो जूनियर मोस्ट को भी भेज सकती थी। इसलिए मैं हैसियत, मैं मेरे पास कोई नपना नहीं कि मैं हैसियत नापूं। मेरे पास राजनीतिक प्रसंग है जो मैं बता दूं। जब भाजपा और बसपा पहली बार साथ आई थी नावेद जी, तो भी कांशीराम कभी नहीं गए थे अटल जी के यहां, अटल जी ही आए थे 2 बार उनके यहां। क्या? पहली मीटिंग किसी तीसरे क्या हुई थी, उसके बाद 2 बार अटल जी ही आए थे, वो नहीं गए थे। ये कुछ तो फर्क है। खैर, अवधेश पांडे जी, अब क्या स्थिति है उत्तर प्रदेश में? 27 में चतुष्कोणी लड़ाई की तस्वीर देख रहे हैं। देखिए, जो मिल्कीपुर का परिणाम है इसका निश्चित ही 2027 में होगा। और राजनीति शास्त्र के हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र प्रवक्ता है, तो उनको एक चीज और बता दूं कि इतना प्रचंड वेग था मिल्कीपुर में कि अजीत प्रसाद जिस बूथ को अपना बूथ कह रहे थे, 267 नंबर बूथ, वो भी वो हार गए। और आपकी जो तिलमिलाहट है, इससे आगे बढ़कर अवधेश प्रसाद जी बदहवास हैं। उन्होंने 11 बजे ही घोषणा कर दिया, टीवी चैनलों पर चला भी, कि अरे हमारे पुत्र तो 35,617 मतों से जीत गए। कहां का वो आंकड़ा बता रहे थे? पूरी समाजवादी पार्टी आज बदहवासी की स्थिति में है, और ये जो बदहवासी है ये 2027 तक जाने वाली है। ये 2027 तक बदहवासी जाने वाली है। अभी तो आपकी जो स्थिति है, लोग अभी तुलना कर रहे हैं कि जब आपका शासन था तो क्या क्या होता था। जब आपका शासन था तो जो जो होता था, अब जनता वहां नहीं जाना चाहती। अब लोगों को मोदी और योगी जी के जो विकास का मॉडल है, जो सुशासन का मॉडल है, जो गरीब कल्याणकारी नीतियां लागू हो रही हैं, जो सनातन आस्था का सम्मान हो रहा है, इसके आधार पर जनता मतदान कर रही है, और आगे भी इसके आधार पर जनता मतदान करने वाली है। अब जनता जनार्दन का आशीर्वाद ही जिसके साथ रहेगा, ठीक वही जीतेगा। ठीक अवधेश भाई रोकेंगे, 30 सेकंड समय कम है, 30 सेकंड फॉर जोशी जी, बस माइंड अप करना है। 30 सेकंड फॉर जोशी जी। देखिए, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथ कह रहे थे कि विपक्ष के लोग बदहवासी में हैं, क्योंकि चुनाव परिणाम के बाद ये कह रहे थे। मेरे को लगता है निश्चित तौर पर अगर हम बदहवासी में हैं तो 2024 के बाद क्या तरीका इनका, कैसे आदमी सब। अमिताभ जी मुझे गलत लग रहा है ये बहुत। जी अभी रुकिए, आशीष पांडे, अब अवधेश पांडे अभी रुकना होगा भैया, ओनली जोशी जी 30 सेकंड जी। मैं इनको बोलना चाहता हूं, 2024 के परिणाम के बाद आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी बदहवासी में रहे हैं। अगर आपके शब्द हैं
ये मेरे शब्द नहीं है। ठीक है जोशी जी, आगे बात, आगे। थैंक यू। मैं रोकूंगा समय कम। अवधेश भाई अब आगे बात, आगे। आदमी कितना भी कमजोर हो जाए, प्रत्याशी कितना भी हल्का प्रत्याशी हो, हैं, कपास जितना वजन हो उसका हल्का, फिर भी उतना तो होता ही जो एमएलए की टिकट लेता है किसी पार्टी से और दमदार पार्टी से, कि उस अपना मोहल्ला ना हारे। छोड़ो येलो बीएलओ बाबू चपरासी सिपाही, छोड़ो, अपना मोहल्ला तो नहीं हारेंगे ना मगर हम चुनाव लड़ेंगे। इस बात से नीति जी भी सहमत होंगे, नावेद भाई भी सहमत होंगे। और जो अपना मोहल्ला हार जाए महाराज, उसको वैसे ही पार्टी से निकाल दो यार। मेरे जैसा नेता हो वैसे पार्टी से निकाल दे, कहना ना। और मुलायम सिंह में ये बात थी, मैंने कल परसों कहा था, जो शायद जोशी जी नहीं थे। 2014 के चुनाव के बाद नेताजी ने एक समीक्षा बैठक बुलाई थी, जोशी जी, उसमें अखिलेश जी भी थे। उन्होंने 3-4 मंत्रियों को खड़ा किया ऐसे, बोले तुम अपना बूथ हार गए, हमको चेहरा ना दिखाना। क्या बोले, बहस नहीं करो, तुम मंत्री बना के हमने तुमको रखा, तुम बूथ नहीं जीत सकते और दुनिया की बातें कर रहे हो, समाजवाद और लोहिया और जनेश्वर। वही बात मैं कहता हूं, अवधेश प्रसाद को वैसे ही टाइट करना चाहिए और अजीत को, कि तुम बूथ नहीं जीत पाए, हमको आके लखनऊ में कहते कि लड़कवा टिकट दे दो भैया, 1 लाख जिता के लाएंगे। क्या अब बूथ हार गए 267 नंबर, हम मान लेते सब जगह इनने गड़बड़ की, 267 नंबर में कैसे हार गए। और जो बूथ हार जाए उसे प्रणाम करिए, वो फिर समझ लीजिए कितने मजबूत आदमी है। फिर आपने गलत नंबर पर दांव लगा दिया महाराज, माफ करिएगा। मिल्कीपुर से आगे चलते हैं। मुझे दिख रहा है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव आज मिल्कीपुर की पराजय के बाद, जिस ढंग से सपा की पराजय के बाद जिस ढंग से मायावती जी एक्टिव हुई और तंज और मजे लेने के मोड में आ गई, उससे लग रहा है कि बसपा समाजवादी पार्टी को कितना नुकसान पहुंचाएगी 27 में तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन नुकसान जरूर पहुंचाएगी 403 सीटों पर, चाहे 1 वोट का पहुंचाए और चाहे 1000-10,000 वोट का। कांग्रेस भी कह रहे हैं कि बराबरी पर बात होगी तो करेंगे। यह स्वाभाविक है, समाजवादी पार्टी बराबरी का हक कांग्रेस को दे नहीं सकती लोक विधानसभा में, यह भी तय है। तो मानकर चलिए सपा अलग कांग्रेस अलग, 4 प्लेयर हुए, भाजपा सपा बसपा कांग्रेस, और चंद्रशेखर रावण और ऐसे छोटी पार्टियां वो अलग। 4 प्रमुख दल लड़ेंगे लड़ाई। अब इसमें कौन किसका नुकसान करेगा इसका अंदाज लगाते रहिए, आप भी और हम भी, उसी से रास्ता निकलेगा ना। दिल्ली का उदाहरण सामने रखिए, अगर 14 सीटें केजरीवाल नहीं हारे होते तो 22 और 14 हो गया होता काम, सरकार बना ली होती नहीं। जितने वोट संदीप दीक्षित को मिले हैं कांग्रेस को नई दिल्ली में, उससे कम वोट से केजरीवाल हारे हैं। राजनीति बड़ी विचित्र होती है, हम जीत नहीं सकते जोशी साहब, लेकिन हरा सकते हैं, तो उसकी भी कीमत होती है। मुझसे एक बार काशीराम जी ने इस थ्योरी को समझाया था मुझे, और कहा था भाई अग्निहोत्री जी, जिताने वाले ज्यादा पूछ हराने वाले की होती है राजनीति में। क्या? और उनने कहा हमने तो 10 साल बसपा को हराने वाली पार्टी के रूप में आगे बढ़ाया। क्या? दूर दूर से लोग आते थे हमारी सेवाएं लेने के, भैया हमको हरवाना फलनवा को। क्या? और एक ऐसे ही प्रस्ताव के समय में वहां था, मध्य प्रदेश के लिए आया था नावेद भाई काशीराम जी के पास, उन्होंने बिंदास प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। मुझे बताओ कितनी जगह लड़वाना है। क्या? हरवाने वाले के पास भी जादू मंत्र होता है, वो राजयोग तो नहीं लिख सकता किसी के माथे पर, लेकिन माथे पर लिखे राजयोग को मेट जरूर सकता है। धन्यवाद। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरप्योर
प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।